नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है आत्म परिचय, जो कि एक कविता है और जो एक गीत भी है। यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो हम यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई इस कविता की सप्रसंग व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं और साथ ही इसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी पढ़ रहे हैं। देखिए, जो चैप्टर है उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था, उसके भावार्थ को भी हमने अच्छे से समझ लिया था। अब हम यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या के साथ साथ जो अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न है, यानी कि जिस तरह से आपके एग्जाम में आता है ये चैप्टर, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल रेडी रहिए। लास्ट सेशन में हमने 2 काव्यांशों को यहाँ पर पढ़ा था और उनसे जुड़े हुए लगभग 3 काव्यांशों को हमने यहाँ पर पढ़ा था और उनसे जुड़े हुए जो बोध ग्रहण संबंधित प्रश्न है, अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न है, वो आपको होमवर्क में दिए थे। यानी कि मैंने लगभग यहाँ पर आपको 13 से 14 प्रश्न जो है यहाँ पर आपको होमवर्क में दिए थे। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रश्न आपको दिया था कि जगजीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आश्रय है और ऐसे में भी वह क्या कर लेता है। जगजीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आश्रय है और ऐसे में वह क्या कर लेता है। स्नेह सुरा से कवि का क्या आश्रय है और अगला आश्रय स्पष्ट कीजिए कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, सांसों के तार से कवि का क्या तात्पर्य है। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है ये आपको होमवर्क में दिए थे मैंने लास्ट सेशन में। और उसके बाद जो है यहाँ पर आगे का जो हमारा काव्यांश है उसको भी हमने पढ़ा था और उसमें भी मैंने उसके प्रश्न भी मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। तो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर चैप्टर एक्सप्लेन किया है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ये प्रश्नों के उत्तर जो है दे पाए होंगे, आपने इन प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा काव्यांश था उससे रिलेटेड प्रश्न जो यहाँ पर मैंने आपको दिए थे, कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है और वह व्यक्ति व्याकुल क्यों है। कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है और वह व्याकुल क्यों है और निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है। कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता। संसार में कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता। तो बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने लास्ट सेशन में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया था और साथ ही यहाँ पर एक तरह से सप्रसंग व्याख्या भी हमने की थी। तो देख सकते हैं इसके अर्थ उत्तर भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद था हमारा तीसरा काव्यांश, जिससे रिलेटेड प्रश्न भी मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क में दिए थे। तो यानी कि 8, 4, 4 और 5 यानी कि टोटल 13 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क में दिए थे और 13 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं ये आप जरा मुझे बताएंगे। तीसरा जो हमारा काव्यांश था उस काव्यांश का जो यहाँ पर प्रश्न थे वो इस प्रकार से थे। यौवन का उन्माद से क्या तात्पर्य है। कवि की मनःस्थिति कैसी है। नादान कौन है तथा क्यों और संसार के बारे में कवि क्या कह रहे हैं। कवि सीखे ज्ञान को क्यों भुला रहे हैं। कवि सीखे ज्ञान को क्यों भुला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपको टोटल दिए गए थे 13 प्रश्न होमवर्क में और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इनको अच्छे से किया होगा, अपनी नोटबुक में अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे काव्यांश की तरफ। इसको जरा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसको भी डिस्कस करेंगे, यानी कि इससे जुड़े हुए कठिन शब्दों को भी यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर आगे प्रश्नों को भी यहाँ पर लिखेंगे, नोट करेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता। देखिए, एक्सप्लेन जब किया था मैंने, भावार्थ जब आपको बताया था तब भी मैंने अच्छे से ये क्लियर किया था आपको। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जिस पर
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं वह राग लिए फिरता हूँ, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो आपके प्रश्न है, जरा सा जो कठिन शब्द है उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा मैं और जग और कहाँ का नाता, नाता यानी कि संबंध, नाता अर्थात संबंध। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जिस पृथ्वी पर जोड़ा कर जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, तो वैभव अर्थात समृद्धि। पग, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता, प्रति पग अर्थात पैर, यानी कि हर एक कदम, पैर या कदम कह सकते हैं। तो वो कहते हैं मैं हर कदम पर उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, जहां पर लोग जो है बिना फालतू का जो वैभव है, धन संपदा है, उसको जोड़ते रहते हैं। ठीक है। रोदन, मैं निज रोदन, रोदन अर्थात रोना। मैं राग, राग अर्थात एक लय होती है, एक प्रेम का जो राग होता है वो लिए फिरता हूँ। मैं शीतल वाणी में आग, आग यानी कि एक बहुत ही ज्यादा जो जोश होता है, उत्साह होता है, उसको मैं लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, भूपों यानी कि राजा, भूप का अर्थ होता है राजा, प्रसाद यानी कि महल। ठीक है। मैं वह खंडहर का, न्योछावर यानी कि कुर्बान, और मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर आपको पता है, खंडहर का अर्थ होता है कि कोई टूटा हुआ भाग, जो किसी भवन का टूटा हुआ हिस्सा होता है, टूटा हुआ पुराना सा, उसको खंडहर कहते हैं। भाग का अर्थ होता है हिस्सा। ठीक है। तो क्या प्रसंग लिखेंगे, देखिए प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित आत्म परिचय कविता से ली गई है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है और साथ ही दुनिया के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। देखिए ये चीजें कैसे आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ तक तो आप सब में सेम लिखेंगे। ठीक है, कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई है। इसके रचयिता, इसके कवि या इसके जो कवि हैं वो प्रसिद्ध गीतकार या कवि जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर आप जो मेन कविता का जो प्रतिपाद्य विषय, जो मेन चीज है जो दी गई है, उसको आप लिखेंगे। तो जैसे यहाँ कविता जो है, इसमें क्या कहा है, जीवन को जीने की शैली, यानी कि जीवन को जीने का तरीका यहाँ पर बताया है। और साथ ही उन्होंने दुनिया के साथ, संसार के साथ कैसे कैसे कहा है, द्वंद्वात्मक संबंधों को बताया, क्योंकि उन्होंने कहा मैं और जग और। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं कुछ और हूं और ये संसार कुछ और है। ठीक है, मैं कुछ और हूं यानी कि मेरा तरीका कुछ और है, इस संसार का तरीका कुछ और है, और इस तरह से दोनों में क्या है, द्वंद्व है। दोनों में क्या है, द्वंद्व है, यानी कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। संसार ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं करता है जो अपने आप में रहता है, जो अपने मन की करता है, और कवि जो है संसार को पसंद नहीं करते क्योंकि संसार स्वार्थी है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते, यानी कि दुनिया के साथ उन्होंने अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर किया है। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या तो जैसे मैंने आपको पहले ही कर दी थी, पहले ही क्लियर कर दी थी कि दोनों जो बताते हैं यहाँ पर कवि की, दोनों उससे उनका दोनों में से दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है। और संसार, जिस तरह से वो कहते हैं कि हमेशा संसार के साथ मेरा टकराव चलता रहता है,
क्योंकि वो अपनी मर्जी का यानी कि अपने मन का, क्योंकि उनको संसार ये स्वार्थी लगता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करते हैं और फिर उसे मिटाते हैं। यानी कि इस तरह वो धीरे धीरे मतलब रोज वो नए जग बनाते हैं अपनी कल्पनाओं में और रोज फिर उसको मिटाकर फिर नया बनाते हैं। तो इस तरह से आगे उन्होंने कहा कि यहाँ पर यानी कि संसार में जहां पर वो रह रहे हैं तो उसी के प्रतिकूल, संसार के प्रतिकूल आचार विचार वो रखते हैं। अगले यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा रोदन में भी आग लिए फिरता हूँ, राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो रोदन, रोदन यानी कि रोना, उसमें भी वो प्रेम के राग लिए फिरते हैं। और उनकी शीतल वाणी में आग यानी कि जो असंतोष है इस दुनिया के प्रति, इस संसार के प्रति जो असंतोष है वो उनकी वाणी में साफ साफ दिखाई देता है, साफ साफ झलकता है। और उसका जीवन जो है एक तरह से प्रेम की निराशा के कारण, प्रेम में उन्हें निराशा प्राप्त हुई है, तो प्रेम की निराशा के कारण उनका जीवन खंडहर सा हो गया है। खंडहर यानी कि जो किसी पुराने बड़े बड़े राजाओं के जो भवन होते हैं, एक तरह से महल होते हैं, तो इस तरह से वो कहते हैं फिर भी उस पर वो कहते हैं कि राजाओं के महल न्योछावर, मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे ये खंडहर ही पसंद है, मुझे इस पर बड़े बड़े राजाओं के भवन जो है न्योछावर करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसे खंडहर पर, यानी कि ये उनकी याद है, ये क्या है, उनके जीवन में जो प्रेम की यादें उनकी हैं, तो वो उनको किसी राजा के महल से काफी अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी विशेष पढ़ लेते हैं क्या है। तो कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है, यानी कि किस तरह वो अनुभव कर रहे हैं, किस तरह वो फील कर रहे हैं, उनका परिचय उन्होंने दिया है। और कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, और इस तरह से रोदन में राग, शीतल वाणी में आग में विरोधाभास अलंकार है। दोनों जहां पर अपोजिट होता है ना, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। रोदन में राग है, शीतल वाणी में आग है, ठीक है, दोनों में विरोधाभास अलंकार है। बना बना, ठीक है, इस तरह के शब्द जहां पर होते हैं वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप क्लास 12th में हैं तो ये सब चीजें यानी कि जो अलंकार वगैरह है ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पर एक तरह से परिचय देना होता है, विशेषता आपको बतानी होती है, तो उसके लिए आपको समझना जरूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक तरह से टॉपिक के रूप में भी समझ लेंगे। मैं आपको आगे अच्छे से क्लियर कर दूंगी इसको टॉपिक के रूप में, ठीक है। और की आवृत्ति, जहां पर और है तो वहां पर यमक अलंकार है, कहाँ का, और जिस जग, जिस पृथ्वी पर, कहाँ का, यानी कि क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। जिस जग या जग जिस पृथ्वी पर, ज वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, अनुप्रास अलंकार। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो ये सब चीजें मैं पहले भी क्लियर करवा चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम जब पढ़ रहे हैं अच्छे से तो हमें यहाँ पर एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब है बोध ग्रहण या अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न की कितना आपने समझा, कितना आपको समझ में आया, ठीक है। तो कवि और संसार के बीच क्या संबंध है, कवि और संसार के बीच क्या संबंध है। तो कवि और संसार के बीच एक तरह से द्वंद्वात्मक संबंध है, बहुत अच्छा संबंध नहीं है, क्योंकि कवि संसार को स्वार्थी मानते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर लोगों का आपस में एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, वो जो भी काम करते हैं केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करते हैं। कवि और संसार के बीच क्या विरोध की स्थिति है, क्यों है विरोध की स्थिति और किस कारण। तो सेम आंसर यहाँ पर जो मैंने बताया आपको अभी, वो आपका यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं से कवि का क्या तात्पर्य है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, कवि के आसपास ऐसा क्या है जिसमें बड़े बड़े राजाओं के जो भवन होते हैं वो भी न्योछावर हो जाते हैं। आखिर कवि के पास ऐसा क्या है कि जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्योछावर हो जाते हैं, यानी कि उनका सुख भी उनसे, उनकी उस सुख से कम है। आंसर तो यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन ये चीजें हैं आपके समझने के लिए कि कितना आपने समझा। तो फटाफट चारों प्रश्नों को नोट करेंगे, ये आपका होमवर्क है
कि आप चारों के चारों जो प्रश्न हैं उनका उत्तर जो है घर से लिखकर लाएं। आगे बढ़ते हैं पांचवें काव्यांश की तरफ। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा पांचवा काव्यांश, मैं रोया। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। मैं रोया तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा तो तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे पुकारे। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूं एक क्या दीवाना। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो वो कहते हैं मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। जिसकी सुनकर सुनकर जो मैं वह मतलब प्रेम का संदेश लिए फिरता हूं। तो देखिए यहाँ पर जो बताया है किस तरह से कि जो हमारा काव्यांश है इसकी एक बार यहाँ पर कठिन शब्द देख लेते हैं क्या क्या है। तो जैसे आप देखेंगे पहले है मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। दूसरा है मैं फूट पड़ा। फूट पड़ा यानी कि देखिए कई कई बार जब हम धीरे धीरे रो रहे होते हैं तो हम सिकसिकियां लेकर रोते हैं, यानी कि धीरे धीरे रोते हैं, एकदम से अंदर ही अंदर रोते हैं। लेकिन जब जोर से आवाज आती है तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं फूट पड़ा, यानी कि वो जब जोर से रोए, ठीक है, मैं फूट पड़ा इसको तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं तो दुनिया का हूं एक दीवाना। दीवाना यानी कि पागल, जो संसार की चीजों के लिए संसार में सारी चीजों को वो बेमतलब की समझता है। वो कहता है कि प्रेम जो है वो सबसे मेन होता है। मादकता, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। वेश यानी कि वेशभूषा, ठीक है, वेश यानी कि उसी तरह का वेश जैसे दीवाने होते हैं, अक्खड़ एकदम मस्त मौला किस्म के। तो वो कहते हैं मैं इस तरह का वेश लेकर घूमता हूं। और मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। निशेष यानी कि संपूर्ण। यहां पर जिसको सुनकर झुके लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो वो कहते हैं कि जिसको सुनकर ये संसार जो है झूमे झुके लहराए मैं इस मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो देखिए प्रसंग में जो है आपको जो मेन चीज है यहां तक, जैसे मैंने बताया कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय से ली गई है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और इस कविता में देखिए यहां तक हरिवंश राय बच्चन जी है, यहां तक तो सारे काव्यांशों में सेम ही आएगा। उसके बाद का पोर्शन, जैसे इस कविता में कवि ने जीवन को जीने की अपनी शैली बताता है, यानी कि मैं क्या करता हूं, ठीक है। और साथ ही उन्होंने बताया है कि जो दुनिया के साथ किस तरह के उनके संबंध हैं और किस तरह दुनिया उन्हें जब वो अपने मन की बात को रखते हैं, अपने मन के भावों को कविता के माध्यम से, अपने मन के भावों को गीतों के माध्यम से रखते हैं, तो दुनिया को लगता है कि वो एक बहुत बड़े कवि हैं। वो कहते हैं कि मैं जब रोता हूं, यानी कि मैं अपने रुदन को, अपने यादों को, अपने रोने को अक्षरों के माध्यम से जब लिखता हूं तो तुम उसे गाना कह देते हो। जब मैं फूट पड़ता हूं, यानी कि मेरा दुख असहनीय हो जाता है और मैं इस तरह की चीजें लिखता हूं कि तुम वो काफी ज्यादा एक तरह से प्रभावी होती है, तो तुम्हें लगता है कि मैंने छंद बना लिए। तो वो कहते हैं कि मुझे कवि कहकर मत पुकारो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। वो कहते हैं मैं कवि नहीं हूं जो तुम मुझे कवि कवि कह रहे हो। मैं दुनिया का एक दीवाना हूं, मैं संसार का एक दीवाना हूं जो संसार में प्रेम बांटने के लिए यहाँ पर आया हुआ। तो इस तरह से व्याख्या हमने पढ़ ली। अब देखिए व्याख्या जो भावार्थ है तब भी मैंने अच्छे से आपके लिए क्लियर कर दी थी। अब विशेष क्या है इन पंक्तियों में, विशेष है देखिए कवि
एक तरह से मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, यानी कि वो मस्त मौला रहने वाला है व्यक्ति, और मस्ती जो है उसके गीतों में फूट पड़ती है। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि जब मैं एक तरह से मेरी कुछ चीजें हैं, आदतें हैं, और मेरी एक तरह से इस तरह की आदत है कि मैं अंदर चाहे कितना भी घुट रहा हूं, अंदर चाहे जितना भी रो रहा हूं, लेकिन बाहर से मैं हमेशा हंसता रहता हूं। तो यही चीजें जो है उनकी कविताओं में दिखाई देती हैं। वो बहुत ज्यादा मस्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता संसारिक चीजों से, और साथ ही वो मस्ती के गीत लेकर हमेशा घूमते हैं। और यहाँ पर कवि कहकर या झूमे झुके मैं अनुप्रास अलंकार है। कैसे ज वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, जहां पर इस तरह से प्रश्न किया जाता है तो वहां पर प्रश्न अलंकार होता है। देखिए खड़ी बोली का स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया गया है। मैं शैली का प्रयोग कवि मैं शैली में कवि ने अपनी बात कही है, यानी कि यहाँ पर काव्यांश में उन्होंने मैं शैली में, यानी कि अपने आप के तौर पर, जैसे आप देख सकते हैं, मैं रोया, मैं फूट पड़ा, मैं दुनिया का दीवाना, मैं दीवानों का वेश, मैं मादक का अनिमेश। ठीक है, तो हर जगह जो है कवि ने मैं शैली में इसको लिखा है, इस कविता को। और देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, लिए फिरता हूं की आवृत्ति में गेयता की वृद्धि है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपना 5वां काव्यांश भी क्लियर कर लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अब आते हैं इनके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, ये एक बार इसको रिवाइज करके, यानी कि चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, भावार्थ भी हम यहाँ पर समझ चुके हैं, अब हम कर रहे हैं इस पाठ की सप्रसंग व्याख्या, और साथ ही कर रहे हैं अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को सॉल्व। तो होमवर्क ये आपके लिए है, क्योंकि ये प्रश्न जब तक आप खुद से नहीं सॉल्व करके लाएंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को कविता समझ आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो 5वें काव्यांश से संबंधित हमारे प्रश्न है, कवि की किस बात को संसार क्या समझता है। कवि की किस बात को संसार क्या समझता है। देखिए कवि के रोने को संसार गीत समझ लेता है, कवि के फूट पड़ने को संसार छंद समझ लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझना है चीजों को। चारों प्रश्नों को नोट कर लीजिए, इससे पहले भी मैंने नोट करवाए हैं। अगला है, कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करता है और क्यों। कवि स्वयं को दीवाना कहना पसंद करता है, और क्योंकि वो हमेशा मस्त मौला रहता है, वो हमेशा सारी चीजें संसार के जितने सुख हैं दुख हैं उनको समान भाव से स्वीकार करता है। उसको फर्क नहीं पड़ता सांसारिकता से कि लोग क्या कहेंगे या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कवि की मनोदशा कैसी है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूरी पंक्ति को समझकर। उसके बाद कवि संसार को क्या संदेश दे रहे हैं और संसार उस पर क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। तो कवि संसार को प्रेम का संदेश दे रहे हैं, और जो है कवि चाह रहे हैं कि संसार उसको स्वीकार करे और उन सब चीजों में झूमे झुके लहराए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको आप नोट कर लीजिए चारों प्रश्नों को, और उसके बाद आप इसको घर से करके लाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो आत्म परिचय कविता थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, और मैं आशा करती हूँ कि अब आपको इस कविता में कोई भी डाउट शायद नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी तो आपको काफी सारा होमवर्क यहाँ पर मिला है, जैसे मैंने कहा कि हर एक काव्यांश के अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न आपने डिस्कस करने हैं और नोट करने हैं, आंसर लिखकर लाने की कोशिश करनी है। तो अगर फिर भी कोई डाउट होता है आत्म परिचय से संबंधित कविता में, तो वो क्लियर करें। वैसे तो अभी पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जो प्रश्न है वो तो अभी यहाँ पर शेष है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने एक गीत की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट है गीत। ठीक है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट 5 ईयर के अगर आप सैंपल पेपर उठाकर देखेंगे, ओल्ड पेपर उठाकर देखेंगे, तो हर जगह है, यानी कि लगभग 5 साल के अगर देखते हैं तो 5 में से 3
जगह आपको ये चैप्टर और इस चैप्टर की ये दोनों ही कविताएं और गीत आपको अपनी परीक्षा में दिखाई देंगे। तो अगर आप अभी से मेहनत करते हैं, अभी से अगर आप इन सब चीजों में, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके पास हिंदी ही विषय है पढ़ने के लिए, आपके पास मैथ्स है, आपके पास साइंस है, आपके पास इंग्लिश है, आपके पास बाकी के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो हैं या कॉमर्स से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो इसीलिए हिंदी एक आपका ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है कि आप इसमें काफी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा तैयारी जो है अपनी प्रॉपर रखनी होगी। यानी कि जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो साथ के साथ जो है पढ़ते रहे, समझते रहे, तो आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी डाउट होता है, आपको लगता है कि समझ नहीं आया है या इस चैप्टर में कोई डाउट आपका रह गया है, तो वो आप साथ के साथ क्लियर करते रहें। चलिए गीत को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। भावार्थ क्लियर हो चुका था, चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करने के लिए देखिए आपको प्रसंग लिखना है, तो प्रसंग में जो है फिर से एक चीज आपकी कॉमन रहने वाली है, लेकिन एक ही जो चीज है वो आपने यहाँ पर बदलनी है, वो है आपकी गीत का नाम। ठीक है, तो लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है, और इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और इस गीत में कवि ने एक तरह से जो जीवन में जो लोग एक तरह से प्रेम की व्याकुलता है उसका वर्णन किया है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, ठीक है, करते हैं, ठीक है, कोई जैसे पति पत्नी का आपस में प्रेम होता है, ठीक है, और सबका मित्रों का आपस में प्रेम होता है। तो ये क्या है, ये किस तरह का है कि हम इसके लिए व्याकुल रहते हैं। जो माता पिता होते हैं, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनके माँ बाप घर से बाहर होते हैं तो वो शाम के टाइम अपने घर पर इंतजार करते हैं अपने माता पिता का कि हमारे पापा आएंगे, हमारी मम्मी आएंगी, हमारे लिए चीजी लेकर आएंगे या किसी भी तरह से। और ये जो कविता है एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से आपको बताया है कि किस तरह से एक नन्ही सी चिड़िया, यानी कि एक दिन का थका हुआ पंछी भी जब शाम को उसको याद आता है कि उसके बच्चे जो है घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं, घोंसले में वो नीड़ों से बाहर झांक रहे हैं, तो उसके जो पंख होते हैं वो और तेज तेज चलने लगते हैं, यानी कि उसके पंखों में और तीव्रता आ जाती है, वो और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब प्रेम ही तो है, प्रेम की व्याकुलता है, यानी कि वो अपने बच्चों से प्यार करती है, वो अपने बच्चों की केयर करती है। देखिए आपके माता पिता आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए सुबह सुबह उठते हैं, आपके लिए टिफिन बनाते हैं, आपके लिए एक तरह से सारी भी जितनी भी चीजें हैं आपके आवश्यकता के लिए, जो भी आपको नीड्स है, आपकी जरूरत जो है वो सारी पूरी करते हैं, यहाँ तक कि आपकी जिद भी पूरी करते हैं। तो क्यों, क्योंकि ये प्रेम ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि एक तरह से प्रेम की व्याकुलता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि किस तरह से शाम होते ही जो रास्ते का जो यात्री होता है वो किस तरह से तेजी से आगे बढ़ने लगता है कि कहीं रास्ते में ही उसे रात ना हो जाए। बहुत दिन भर उसे थकान होती है, फिर भी वो अपनी थकान को भूल जाता है उस व्याकुलता में, और वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से उसका जो उल्लासित, तरंगित और आशावंतित मन है वो उसके पैरों की गति को कम नहीं होने देता, बल्कि और बढ़ा देता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि घर पर उसका कोई इंतजार कर रहा है, उसके माता पिता इंतजार कर रहे हैं, उसकी पत्नी इंतजार कर रही है, उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो भावार्थ मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दिया था, यहाँ पर केवल मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ ताकि आप लोग को जो अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न है उनको आप अच्छे से सॉल्व कर सके।
अब चलिए प्रश्नों पर आते हैं। पहले विशेष देख लीजिए। कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता एवं प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल सहज और भावानुकूलित है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जीवन को एक बिंब के रूप में यहाँ पर बताया है, ठीक है। और वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति है। वियोग श्रृंगार रस, देखिए रस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी तक मुझे लगता है कि व्याकरण में दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको रिवाइज करना यहाँ पर बनता है। एक है आपका अलंकार और दूसरा है आपका रस। अगर आप चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ने हैं व्याकरण के, वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है पढ़ने हैं तो आप बता सकते हैं, मुझे कह सकते हैं कि मैम एक बार रिवाइज करवा दीजिए। क्योंकि जैसे अब आप क्लास 12th में हैं तो आगे आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आपने देने हैं। तो हिंदी तो डेफिनेटली सारे एग्जाम्स में आती ही आती है, और हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हर जगह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न नोट कर लीजिए। हो न जाए पथ में, किस पथ की ओर कवि ने संकेत किया है। हो न जाए पथ में रात कहीं, किस पथ की ओर कवि ने संकेत किया है। पथिक के मन में क्या आशंका है। पथिक के मन में क्या आशंका है। पथिक के तेज चलने का कारण क्या है। कवि दिन के बारे में क्या बताता है। बहुत ही सरल से, इजी से, लेकिन क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो इसीलिए आपको समझना भी जरूरी है। चलिए, तो ये पहला काव्यांश हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न हमने डिस्कस किए। अब देखिए फिर से एक छोटा सा काव्यांश यहाँ पर है हमारा सेकंड, और बिल्कुल इतना सा ही ये इतनी सी ही ये कविता है यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर डिस्कस करेंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरते भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। देखिए ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह से जब चिड़िया जो है शाम के समय अपने घोंसले की तरफ आगे बढ़ती है तो उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके अभी प्रॉपर तरीके से पर नहीं निकले हैं, जो अभी उड़ना नहीं सीखे हैं, वो पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंड है, तो वो बिल्कुल अपनी गर्दन उचकाए इस तरह से नीड़ों से झांक रहे होते हैं कि उनके माता पिता आएंगे और उनके लिए कुछ दाना पानी लेकर आएंगे। और फिर एक तरह से जब माता पिता आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा सुरक्षित भी हम महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वो अपने माता पिता का इंतजार कर रहे हैं और उस आशा में वो नीड़ों से झांक रहे हैं। और जब ये सोचती है एक चिड़िया, ठीक है, ये सोचती है जब एक चिड़िया, तो उसके पंखों में और ज्यादा चंचलता आ जाती है, यानी कि उसके पंख और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए हमने यहाँ पर काफी सारे जो है प्रश्न आपको आज होमवर्क में दिए हैं जो अर्थग्रहण संबंधित है। तो आप जितने भी हो सके उन प्रश्नों को एक बार सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम उनको एक बार डिस्कस करेंगे, फिर आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करके यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।